बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं रेस्पिरेशन जो होती है वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मजमुआ होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे जो कि हमारे जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स में से बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का एक सिस्टम है, जिसमें हम डेली 16,000 से 24,000 पर डे ब्रीथ करते हैं और तकरीबन 11,000 लीटर पर ईयर हम एक्सचेंज करते हैं टू द एनवायरनमेंट हवा। जिसमें क्या होता है, हम फ़ज़ा से ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़ों में और वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में यूटिलाइज़ की जाती है और जिस्म की बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से लंग्स को दी जाती है और वहाँ से वो एक्सपेल आउट कर दी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। उसके बाद गैस ट्रांसपोर्टेशन टू एल्वेलाई। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कोरोनरी सिस्टम के साथ कैसे अटैच होता है, और लास्ट पे देखेंगे हम कि गैस एक्सचेंज कैसे काम करती है या गैस एक्सचेंज कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। तो जब हम देखते हैं तो जो लेरिंग्स होती है वोकल कार्ड उसमें मौजूद होती है, उसके ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्सों को दो तरह के ट्रैक्स में डिवाइड किया गया है। जो वोकल कार्ड से ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आ जाता है हमारा नोज, नेजल कैविटी। उसके बाद लेरिंग्स का वो हिस्सा जो वोकल कार्ड से ऊपर होता है, और वोकल कार्ड से नीचे वाला हिस्सा उसको बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आ जाता है लेरिंग्स का नीचे वाला हिस्सा जो वोकल कार्ड से नहीं, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स और डेफिनेटली अल्वेलाई। तो अब हम बात करेंगे, इसका सबसे पहला जो हिस्सा है वो है नोज़ एंड नेज़ल कैविटी की, जो बिल्कुल यहाँ पे वाक़ होता है। तो नेज़ल कैविटी जो होती है वो कुछ इस तरीके पे होती है कि उसकी जो छत होती है वो रूफ़ होती है, जो क्रेनियल बोन्स होती हैं उनकी जो बेस होती है वो इसकी रूफ़ होती है या छत होती है, और इसकी जो बेस होती है जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है वो पैलेटाइन बोन होता है। ये नेज़ल कैविटी आप देख रहे हैं ये सामने, ये जो यहाँ पे क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होती है। इसके अंदर सीलिया टाइप के बाल होते हैं जो कि एयर को फ़िल्टर करने में मदद देते हैं, और एयर यहाँ पर इसकी वॉल के अंदर जो म्यूकस होती है वो पैदा होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है। वो क्या करती है, डस्ट को रोकती है, पोलन्स को रोकती है, पोल्यूशन को अंदर जाने से रोकती है। उसके बाद इसका सबसे अहम फंक्शन वार्मिंग ऑफ एयर। उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन मतलब उसके अंदर नमी आ जाती है हवा के अंदर। ये है हमारी नेज़ल कैविटी का काम। उसके बाद ओरल कैविटी में भी हवा मौजूद होती है, उसके ज़रिए से भी हम सांस ले जाते हैं अंदर। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को लेकर जा सकते हैं जबकि हम एक्सरसाइज की हालत में होते हैं। इसका फंक्शन नेज़ल कैविटी में मौजूद बालों की तरह नहीं है कि ह्यूमिडिटी करें या वहाँ पर जिस तरह के फंक्शन हैं नेज़ल कैविटी में वो हों। ये सिर्फ इसका मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को अंदर ले सकें, इंस्पायर कर सकें। तो हवा एयर जो होती है नोज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी से और ओरल कैविटी से फेरिंक्स में पहुँचती है। अगला हिस्सा देखेंगे हम फेरिंक्स जो होती है ये हलक को बोलते हैं हम। हलक जो होती है ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। तो हलक जो होती है बिल्कुल नेज़ल कैविटी के पीछे वाक़ होती है, जो कि कनेक्ट करती है नेज़ल कैविटी को टू द लेरिंक्स और एसोफेगस और लेरिंक्स से कनेक्ट करने वाली ट्यूब होती है ये। तो इसको हम ये वाला जो पार्ट अब देख रहे हैं हम नीले कलर का, इसको बोलते हैं हम नेज़ोफेरिंक्स। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंक्स। और ये जो नीचे येलो कलर का पार्ट इसका नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम लेरिंजोफेरिंक्स। तो हवा जो होती है वो नेज़ल कैविटी से फेरिंक्स में पहुंचती है और ओरल कैविटी से फेरिंक्स तक पहुंचती है। तो यहाँ पर इसके आगे जाने के हवा के दो रास्ते होते हैं। सामने वाला रास्ता जो होता है ये वाला रास्ता, ये होता है ट्रेकिया, और इस तरफ से होती है इसोफेगस। तो हवा जो होती है उसको जाना होता है ट्रेकिया के अंदर। तो ट्रेकिया के अंदर जाने से पहले वो हवा हलक के अंदर घूमती रहती है, और ट्रेकिया के ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है जो कि खुलता है, हवा जो होती है वो घूम कर ट्रेकिया में चली जाती है। एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या है, भला एक इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है जो कि क्या करती है, हवा को एसोफेगस में जाने की बजाय लेरिंक्स में भेजती है। तो अगला हिस्सा हमारा है लेरिंक्स। तो लेरिंक्स बिल्कुल यहाँ पे वाक़ होती है लेरिंक्स। तो लेरिंक्स जो होती है ये इसके ऊपर अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं। उसके बाद ये इस कार्टिलेज की बनी होती है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं। नंबर 2 पे इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो क्या हैं
ये कनेक्ट करती है फेरिक्स को ट्रेकिया के साथ, और उसके बाद ये करती है क्या, साउंड प्रोड्यूस करती है और स्पीच या बोल सकते हैं हम इसकी वजह से। उसके अगला हिस्सा है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होता है इसको हम हवा की नाली भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ट्रेकिया जो होता है ये बिल्कुल लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे वाक़ होता है, यहाँ से लेकर, जो कि 20 तरह के सी शेप के कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स पर मुश्तमिल होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, 20 तरह के सी शेप के कार्टिलेज के रिंग। तो ये क्या करते हैं, ये रिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि ये कार्टिलेज के बने होने की वजह से ये कोलैप्स को रोकते हैं, यानी पीछे बिल्कुल इसके पीछे क्या होती है, इसोफेगस होती है। अगर ये गोल तरह के होते रिंग्स तो इसोफेगस पे दबाव पड़ता, तो जैसे खाना अंदर जाता तो सांस तंग होने का ख़तरा था, तो इस वजह से इसको अल्लाह ताला ने सी शेप में बना दिया। तो ये 20 तरह के होते हैं। तो अगला जो हमारा हिस्सा है वो है हमारे पास ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होती है भला, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है तो उसकी डिवीजन को बोलते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होती है वो टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। और टर्शरी ब्रोंकाई जो होती है वो मज़ीद 20 तरह की डिवीजन्स, यानी 20 टाइम्स 20 टाइम्स डिवाइड होकर 20 टाइम डिवीजन के बाद ये बनाता है कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स, यानी 20 दफ़ा 20 टाइम्स डिवाइड होने के बाद कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। और कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो तकरीबन मज़ीद 4 से 5 टाइम्स डिवीजन के बाद अल्वियोलाई बनाते हैं। तो अगर हम अल्वियोलाई की उसको देखते हैं तो अल्वियोलाई जो होते हैं, अल्वियोलर सैक्स इनको बोलते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस का तबादला होता है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेकर ब्लड के अंदर शामिल कर देते हैं अल्वियोलाई। तो इस तरीके से गैसेस का तबादला होता है। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजेज इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। तो एयर जब आती है वहाँ से ट्रेकिया के अंदर आती है, ट्रेकिया से ये पहुँचती है टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के लेवल तक, अल्वियोलाई तक। इस डायग्राम में लंग्स, हार्ट और सर्कुलेशन को शो देख रहे हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे जिस्म से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के ज़रिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल को जाता है। तो दिल जब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है तो वो 2 आर्टरीज़ के ज़रिए से उसको लंग्स तक पहुंचा देता है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा ब्लड जो है वो दिल को दे दिया जाता है। तो दिल जो होता है वहाँ पर फिर दोबारा से वो सेल्स तक पहुँचाकर फिर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने देखा कि जो दिल की तरफ से 2 आर्टरीज निकलती हैं, लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचा देती हैं। तो उनकी तकरीबन 20 डिवीजन्स होने के बाद ये सब कुछ होता है। इसी तरीके से ब्लड की जो वेसल्स होती हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही डिवाइड होती हैं जैसा कि हमने देखा ट्रेकिया की डिवीजन को, जो कि 20 गुना तक डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो ब्लड की जो आखिरी डिवीजन होती है ब्लड की आर्टरी की, वो क्या होती है, कैपिलरीज। तो 5 लीटर तक का ब्लड जो होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो 250 से 300 मिलियन अल्वियोलाई में 1 मिनट में पंप होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हवा हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वो ट्रेकी के ज़रिए से लंग्स तक पहुंचती है और अल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, वो किस तरीके से ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होती है। अल्वियोलर लेवल पे बहुत कम जो फासला होता है वो हवा और ब्लड के दरमियान होता है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से अल्वियोलर गैस जो होते हैं, अल्वियोलर जो सैक्स होते हैं, उनके ऊपर ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। तो एक नेटवर्क सा बना होता है। तो अगर हम एक अल्वियोलाई को देखें कि इसके अंदर गैसेस का तबादला तो देखते हैं कि बज़ाहिर जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो लगता है कि एक अल्वियोलर सैक को एक आर्टरी ने घेरा हुआ है, जबकि हकीकत ये होती है कि इसको बहुत सारी आर्टरीज या कैपिलरीज ने घेरा होता है।
तो हम देखते हैं कि इन आर्टरीज़ में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अल्वियोलर एयर के साथ एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड और सेल्स को सप्लाई होता है। अगर हम इसको क्लोजर डिस्टेंस देखें कि जो अल्वियोलर मेम्ब्रेन है ग्रीन कलर में हम वो शो हो रही है, वो और जो सेल्स हैं उनके दरमियान कितना फासला होता है, ये ब्लड के दरमियान कितना फासला होता है। तो जो अल्वियोलर वॉल होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि ब्लू कलर में शो हो रहा है सेल अल्वियोलर वॉल जो होती है वो एपिथेलियल सेल्स की, और रेड कलर में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एंडोथेलियम के शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो फासला रह जाता है वो बहुत ही कम रह जाता है ऑक्सीजन और ब्लड के दरमियान, जिस वजह से क्या होता है वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। तो इस तरीके से वो विद इन फ्यू सेकंड यानी 2 से 3 माइक्रोमीटर फासला बाकी रह जाता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड में शामिल हो जाती है। इस तरीके से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो अगर हम क्लोजर लुक मज़ीद देखें अल्वियोलर एयर की, तो अल्वियोलर एयर जो होता है उसमें ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अल्वियोलाई से आती है, तो उसका प्रेशर लो होता है, तो जबकि ब्लड में उसका प्रेशर हाई होता है, जबकि ऑक्सीजन का प्रेशर अल्वियोलर एयर में हाई होता है जबकि ब्लड में लो होता है। तो इस वजह से इस लॉ के ज़रिए से, लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ज़रिए से जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है और वो एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है। तो इस तरीके से गैसेस का तबादला होता है ब्लड के अंदर, ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और सेल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पर अल्वियोलर सैक्स के ज़रिए से एनवायरनमेंट में छोड़ दी जाती है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दिल को सप्लाई किया जाता है और दिल जो होता है इस सारे ब्लड को पूरे जिस्म की तरफ सप्लाई कर देता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, शेयर करें, लाइक करें, बहुत शुक्रिया।